सुप्रभात। बिहार बोर्ड के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के मॉडल पेपर डिस्कशन का ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सेट 1 का एमसीक्यू डिस्कशन विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना। चूँकि कुछ कुछ इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है, तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए पेशेंसली वीडियो को देख लेना। चलो शुरू करते हैं। तो देख पा रहे होंगे 2024 का ये मॉडल पेपर है, सेट 1 है। आप लोग के पास अगर होगा तो इसको मैच करते जाइएगा, ठीक। तो जो ये दिशा निर्देश है आप लोग को पता ही होगा। हम यहाँ पे सीधे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इधर से थोड़ा कट गया, विच इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में MR MC अप्रोच, TR/TC अप्रोच दोनों है, तो आंसर हो जाएगा क्या, बोथ A एंड B। दूसरा है, ऑन विच एजम्पशन द लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड्स। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि जितना ज़्यादा प्राइस होगा सेलर उतना ज़्यादा सामान को क्या करेगा, सेल करेगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम लेवल ऑफ बायर एंड सेलर, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेंस, टेक्नोलॉजी रिमेंस कांस्टेंट। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों होगा ये, हम इसके पीछे कारण बता देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में एक वर्ड है सेट्रिस पेरिबस, इसका मतलब होता है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब लॉ ऑफ सप्लाई में हम लोग जब भी किसी ये डिटर्मिनेंट्स को पढ़ते हैं सप्लाई के साथ, तो उसके अलावा जितना भी फैक्टर होगा सबको हम लोग क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑल ऑफ द अबव। इफ अदर थिंग्स बीइंग सेम, इसी को बोलते हैं सेट्रिस पेरिबस। व्हाट डज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई क्वांटिटी सिग्निफाई, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। तुरंत इसको डिस्कस किए थे। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम सेम को ही हम लोग बोलते हैं सेट्रिस पेरिबस। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। इन्वर्सली रिलेटेड है लॉ ऑफ डिमांड से। लॉ ऑफ डिमांड क्या बतलाता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। लॉ ऑफ सप्लाई उल्टा बताता है। इसीलिए ध्यान देना, प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन कहलाता है। लॉ ऑफ सप्लाई का पॉजिटिव या फेवरेबल रिलेशन कहलाता है प्राइस के साथ। अगला चौथा, व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई ऑफ गुड इज मोर देन proportionate change in its price, the elasticity of supply will be greater than unit। ये क्या है, हम यही बता देते हैं। एक मिनट रुकना। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से ये क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि जब प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई ऑफ गुड ज्यादा है प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस जिस रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है उससे ज्यादा रिस्पेक्ट में अगर प्राइस बढ़ रहा है, ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। ध्यान देना, अगर प्राइस और सप्लाई सेम रेशियो में बढ़ेगा तो इलास्टिसिटी 1 होगा। अगर प्राइस ज्यादा में बढ़ रहा है और सप्लाई कम से हो रहा है तो ई हो जाएगा स्मॉलर देन 1। और अगर प्राइस कम रेशियो से बढ़ रहा है और सप्लाई ज्यादा रेशियो से बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ई ग्रेटर देन 1। यहाँ पे चूंकि क्या बोल रहा है, मोर है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन यूनिट। ग्रेटर देन यूनिट का मतलब 1 होता है, यूनिट का मतलब यहाँ 1। फॉलोइंग फिगर शोज परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, इस फिगर को देखना, ये जो फिगर है ये है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ध्यान देना, जो इलास्टिसिटी, ये जो सप्लाई कर्व या डिमांड कर्व जितना कम इलास्टिक होगा वो उतना ज्यादा स्टीपर होगा, खड़ा रहेगा। और जो जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उतना ज्यादा फ्लैटर होगा। तो देखो ये सबसे ये स्टीपर है, तो इसीलिए इन इलास्टिक। अगर ये ऐसे रहता, ठीक, मतलब ये इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ठीक, तो यहां हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन इज फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मार्केट का क्वेश्चन है। मार्केट में पढ़े थे 4 मार्केट फॉर्म है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक तीसरा नंबर पे आता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, हाँ होगा, सेलिंग कॉस्ट होगा, इम्परफेक्ट नॉलेज, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, ये एग्जांपल क्लास में दिए थे, टूथपेस्ट वाला या साबुन वाला, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, कौन सा नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ बायर होगा, होमोजेनियस प्रोडक्ट होगा, एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, ये हो जाएगा एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट होता है। ठीक, मतलब कोई अलग से जो है सेलिंग कॉस्ट लगाने का आवश्यकता नहीं होता, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा सी, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट होता है। ठीक, इन विच मार्केट इज एवरेज रिवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू। अच्छा, फिर ये मार्केट से ही क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये जो एक अच्छा टॉपिक है, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। हम इसको ना एक बार थोड़ा आराम से समझाते हैं।
परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का केवल अगर ये ग्राफ भी याद रखो तो इससे 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का ये ग्राफ है, इस और ये जो ग्राफ है इधर हमारा प्राइस रहता है, इधर हमारा क्वांटिटी रहता है। ये जो ग्राफ है ना, इस लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR, मतलब प्राइस एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू के क्या होता है, बराबर होता है। ये ग्राफ याद रखना, इस ग्राफ से बहुत क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन विच मार्केट इज एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, और आंसर हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंपटीशन। क्यों, क्योंकि ध्यान देना ये वाला ग्राफ ना केवल परफेक्ट कंपटीशन में ही बनेगा, बाद बाकी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में ना इस तरह का ग्राफ बनता, ऐसा ऐसा करके। ठीक, ये मोनोपोली का हो जाएगा, ये मोनोपोलिस्टिक का हो जाएगा। थोड़ा रफ एंड डायग्राम है तो इधर उधर हो सकता है। इन दोनों में एक सिमिलरिटी है कि इन दोनों में AR और MR हमेशा घटेगा, पर इसमें क्या है, कांस्टेंट है, AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू P। तो ध्यान रखना, इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन आ सकता है या एग्जाम में आएगा पक्का। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए फर्म अंडर। देखो आ गया क्वेश्चन, क्या अभी बताए थे ना कि इसमें प्राइस और डिमांड का इनवर्स, ये क्या लिखा है यहाँ पे, प्राइस और डिमांड का जो है किस फर्म में इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। तो ध्यान देना, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर ज्यादा आउटपुट भी बेचना है, ठीक, तो प्राइस को कम करने का आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में हर क्वांटिटी एक ही प्राइस पे सेल होगा। पर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट में अगर हमको ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में सेल करना है तो कहीं ना कहीं हमको अपने प्राइस को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चूंकि हमको ज्यादा ये क्वांटिटी बेचने के लिए प्राइस को घटाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग इस दोनों मार्केट में, किसमें, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में क्या बोलते हैं कि प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। इसीलिए ये दोनों ग्राफ जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। देखो ये ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है, ये दोनों ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब क्या है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बोथ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। अच्छा ध्यान देना, होता 4 है, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का नॉर्मली ग्राफ मिलेगा नहीं, तो ग्राफ से संबंधित यही 3 से क्वेश्चन आ सकता है। तो मोनोपोलिस्ट, ये परफेक्ट कंपटीशन का हमेशा याद रखना ऐसे रहेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उसमें प्राइस AR और MR बराबर रहेगा। इन दोनों में हमेशा प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स, इसीलिए डिमांड कर्व जो होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। चलो 10 नंबर, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बताए थे क्लास में भी कि मोनोपोलिस्टिक में ही जैसे बोलता है ना कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है, पुदीना है, हींग है, जीरा है, चप्पल है, ये सब मतलब वही मोनोपोलिस्टिक का हो जाएगा। ठीक, 10, अब 10 के बाद अच्छा नेक्स्ट पेज। तो अगला, द प्राइस ऑफ ए गुड इज डिटरमाइंड बाय, प्राइस कैसे किसी गुड का डिटरमाइंड होता है, आंसर हो जाएगा A एंड B। क्यों, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई खुद, ये भी मार्केट से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, डिमांड और सप्लाई जहां जाके इंटरसेक्ट करता है वहां बनता है इक्विलिब्रियम, और उसी इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट के सामने जो प्राइस होता है उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और वही प्राइस तय होता है। मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल, परमानेंट, ऑल ऑफ, आंसर हो जाएगा प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड। क्यों, क्योंकि मार्केट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि मार्केट होने के लिए ना 3-4 बेसिक कंडीशन है। पहला बायर, दूसरा सेलर, एक प्रॉपर प्लेस, और चौथा एक प्राइस जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होगा। मतलब अगर मान लो इस पेन का दाम अगर 10 रुपया है तो क्या ये निश्चित है कि ये 10 रुपया का जो पेन है जन्म जन्मांतर युगो युगांतर तक 10 का ही बिकेगा? नहीं, ये हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए ही रहता है। इसीलिए यहाँ आंसर हो जाएगा क्या, प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड। अगला, द प्राइस ऑफ ए गुड्स इन परफेक्ट कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाय, ध्यान देना भी तुरंत बताए थे जहां इक्विलिब्रियम होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई, विच इज नॉट ए कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए मोनोपोली फर्म। अच्छा, विच इज नॉट ए कंडीशन, तो नॉट AR इज इक्वल्स टू MC MR MC MR, यहाँ AR MC आंसर हो जाएगा ना यहाँ A। अब क्यों A होगा हम सो बताते हैं, ये भी, इसका भी एक ग्राफ से संबंध है, तो हम ग्राफ बना देते हैं, उससे याद आ जाएगा अगर थोड़ा मोड़ा पढ़ा हुआ है तो।
ठीक, हम ग्राफ बनाते, अगर नहीं भी ध्यान है तो इसको रट ही लो, अब क्या करोगे इस टाइम तो ठीक, इसका ऐसे ग्राफ बनता है, ये बनता है मेरा MR और ये बनता है मेरा MC। ठीक, तो ये इक्विलिब्रियम के लिए ना दो कंडीशन इक्वल होना चाहिए। क्या MR इज इक्वल्स टू MC, ये पहला बेसिक कंडीशन है। दूसरा, MC कर्व शुड कट MR फ्रॉम बिलो। ठीक, तो अब अगर यहाँ देखो, यहाँ पे ये मेरा MC कर्व है और ये MR कर्व है, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ और यहाँ दोनों पॉइंट पे MC कर्व कट कर रहा है किसको, MR को, पर यहाँ इस वाले पे बिलो पे नहीं कर रहा, ऊपर से आके कर रहा है, तो इसीलिए इक्विलिब्रियम मेरा क्या हो जाएगा ये, तो इसीलिए MR इज इक्वल्स टू MC हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन पूरा हो रहा है। और दूसरा, MC कर्व शुड कट MR फ्रॉम बिलो, देखो ये भी कंडीशन इसमें पूरा हो रहा है। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस ग्राफ में ना एवरेज रिवेन्यू का कहीं चर्चा ही नहीं होता, इसीलिए मेरा यहाँ नॉट पूछ रहा है, इसीलिए AR इज इक्वल्स टू MC हम आंसर दिए। ठीक है, अगर इसमें विशेष डाउट होगा तो नीचे टिप्पणी में लिखना, हम डिटेल में बता देंगे। ऐसे डिटेल में तो क्लास में बताए थे, अगर क्लास वाला कोई बच्चा देख रहा होगा तो उसको कहीं याद हो सकता है। चलो, डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक अंडर, देखो फिर से वही आया क्वेश्चन, अभी जो इधर ग्राफ एक बनाए थे ना ऐसे वाला पैरेलल वाला, तो याद करो उसमें जो ये परफेक्टली इलास्टिक बताए थे ना कि जो जितना फ्लैटर होगा उतना परफेक्टली इलास्टिक होगा, वो किस में था, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में नहीं था, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा क्या, परफेक्ट कंपटीशन। ए परफेक्ट कंपिटिटिव फर्म फेसेस फिक्स्ड प्राइस, कांस्टेंट AR, कांस्टेंट MR, देखो फिर वही क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों होगा, क्योंकि बताए थे परफेक्ट, ये ऐसे ये फोटो बनाए थे, इसमें प्राइस एक ही बढ़ता जा रहा है, और ये भी लिखे थे P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR, तो इसका मतलब ये हमेशा प्राइस, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू सेम रहेगा, तो इसीलिए फिक्स्ड प्राइस, कांस्टेंट का मतलब सेम होता है, कांस्टेंट AR, कांस्टेंट MR, इसीलिए आंसर हो जाएगा क्या, ऑल ऑफ द अबव। इकोनॉमिक्स जो है अकाउंटेंसी के कंपैरिजन में फंसने का चांस यहाँ ज्यादा है, इसीलिए ध्यान से देखना, कोई मित्र यार सखा होगा उसको भी भेज देना। तो चलो ये अब अगला 17, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन द अमाउंट टू बी सोल्ड इज इक्वल्स टू अमाउंट टू बी परचेज, मार्केट सप्लाई इज इक्वल्स टू मार्केट डिमांड, नाइदर द फर्म नॉट द कंज्यूमर वांट्स टू बी डीएस्टेब्लिश्ड, तो इक्विलिब्रियम यही होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इन एवरी मार्केट सिचुएशन व्हिच कंडीशन इज नेसेसरी टू बी फुलफिल्ड फॉर ए फर्म्स इक्विलिब्रियम, फिर वही क्वेश्चन है अभी जो इधर ग्राफ बनाए थे, देखो AR इज इक्वल्स टू MC, AR का वहां MR इज इक्वल्स टू MC, MC MR, MC यहाँ पे एक चीज छूट गया है, यहाँ होगा इक्वल टू, MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC कर्व शुड कट MR फ्रॉम बिलो, तो आंसर हो जाएगा D। प्राइस ऑफ ए गुड इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर, जहां भी बताए थे दोनों जाके इंटरसेक्ट हो जाएगा, मतलब जहां इक्वल हो जाएगा तो खोजो इक्वल, हाँ यहाँ देखो C में है इक्वल। एवरी फर्म, एक मिनट रुको, every firm uses labor up to the point where labor marginal productivity is equals to wages rate, where labor margin less than wages rate is more than wages, आंसर हो जाएगा A। ये क्या है हमसे बताए थे, तुम किसी लेबर को उतना ही ना पेमेंट करोगे जितना तुम उससे बेनिफिट डिराइव कर सकते हो, ज्यादा तुम उससे लेने पाओगे क्योंकि लेबर बैल तो है नहीं, ठीक, कम तुम लेना नहीं चाहोगे, तो कहाँ पे आके इक्विलिब्रियम होगा, जहां पे जितना तुम पे कर रहे हो उतना का तुमको सर्विस मिल रहा है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा कहाँ, इक्वल पे, ना लेस होगा और ना मोर होगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है, ये तुम करना नहीं चाहोगे, तो इसीलिए इक्वल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो है इसका मतलब लार्जर सेगमेंट, नेशनल इनकम होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा टोटल, तो दो मिल गया तो ऑल ऑफ द अबव ही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक, ध्यान देना, कोई ऐसा चीज जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं कहते हैं उसको फ्लो। नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो स्टॉक में क्वांटिटी ऑफ मनी हो जाएगा, वेल्थ हो जाएगा, एक मिनट इसको इधर करना पड़ेगा, और क्या क्या ऑप्शन भाई, क्वांटिटी ऑफ, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि इन तीनों चीज को जो है हम लोग किसी जब मर्जी जिस पॉइंट पे निकाल सकते, देखो स्टॉक आया, फ्लो भी आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो, तो फ्लो एक साल का कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इनकम, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट अनएम्प्लॉयमेंट, मनी, एग्रीगेट, हाँ यहाँ साधारण सा आंसर है जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री छोटा है,
तो मैक्रो में हमेशा जो है एक बड़े सेगमेंट को किया जाता है। जूट इंडस्ट्री एक छोटा सा इंडस्ट्री है, तो इसीलिए यहाँ पे विच वन इज इंक्लूडेड इन टर्सरी सेक्टर। ध्यान देना, तीन तरह का सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर मतलब जो धरती का इस्तेमाल करके, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके काम करे, उसको प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर मॉडिफाई करके जो अगर हम लोग यूज करते हैं उसको सेकेंडरी सेक्टर करते हैं। और सर्विस जो होता है वो सब टर्सरी सेक्टर में होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या पूछ रहा है, टर्सरी सेक्टर, तो सर्विस, कम्युनिकेशन। जियो वाला तुमको सर्विस देता है, इसीलिए कम्युनिकेशन हो जाएगा टर्सरी सेक्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लो। ध्यान देना, नॉट फ्लो, नॉट फ्लो। तो नॉट फ्लो, कैपिटल जब मर्जी तब निकाल सकते हैं, ये स्टॉक है। इनकम फ्लो है, इन्वेस्टमेंट भी फ्लो है। देखो ऐसे नहीं याद है तो यहाँ पे देखो यही सा इन्वेस्टमेंट है, इनकम भी है, डेप्रिसिएशन भी पूरे एक साल में लगेगा, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा क्या, कैपिटल। कैपिटल जब मर्जी तब हम निकाल सकते हैं। हम जो कोचिंग रन कर रहे हैं उसका आज की डेट में क्या कैपिटल है वो निकाल सकते हैं कि नहीं, इसीलिए स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए नॉट फ्लो में आंसर आ रहा। इन एन ओपन इकोनॉमी विच आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीमेंट डिमांड। ध्यान देना कि ये भी नेशनल इनकम से क्वेश्चन है। चार तरह का सेक्टर था, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, वो इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इसमें चारों सेक्टर आता है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब वो इकोनॉमी जिसमें शुरुआत का दो मतलब फर्म और हाउस होल्ड सेक्टर वही दोनों आता है। तो यहाँ चूंकि ओपन पूछ रहा है तो चारों आएगा, तो चारों देखो कहाँ पे, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट। तो ये आंसर हो जाएगा डी। Which sector is included in an economy? Primary, secondary, tertiary, all of the above. अभी तुरंत आया था। NNP नेट नेशनल इनकम एट FC, मतलब NNP एट FC ही हुआ। NNP एट FC इज इक्वल्स टू क्या है, नेशनल इनकम, साधारण नेशनल इनकम। विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट होगा, रेंट वेजेज सैलरी होगा, रेंट वेज, आंसर ये हो जाएगा क्योंकि रेंट वेजेज सैलरी एक्सपेंडिचर मेथड, इंटरेस्ट प्रॉफिट इनकम मेथड। तो नेशनल इनकम ने पूछ रहा, कोई पर्टिकुलर मेथड तो नहीं पूछ रहा, तो इसीलिए सारा आ जाएगा। हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ साहब थे। द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज्ड बाय रैगनर फ्रिश होगा, फ्रेंच शायद यहाँ स्पेलिंग होता। अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर? मार्शल। वेलफेयर का डिफिनेशन मार्शल के द्वारा दिया गया था। अच्छा रुको, हम अभी जो है ना लिखवा ही देते हैं सबका, हम क्लास में भी नहीं लिखा पाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? ध्यान देना, इकोनॉमिक्स में चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज। तो यहाँ खोजो कौन इस चारों में से नहीं है, लैंड, लेबर, मनी, कैपिटल है, यहाँ हो जाएगा मनी। टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बेसिकली रिलेटेड टू? चॉइस, कंज्यूमर सिलेक्शन, फर्म सिलेक्शन। आंसर हो जाएगा चॉइस, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक, तो इसीलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा चॉइस। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC क्या होता है? कनकेव, कन्वेक्स, पैरेलल, वर्टिकल। कनकेव होगा, ऐसे फोटो बनता है इसका, ऐसे ये अंदर वाला अंदर अंदर रहेगा तो कनकेव, ऐसे रहेगा तो कन्वेक्स। इंडिफरेंस कर्व जो है कन्वेक्स बनेगा, PPC कनकेव बनेगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, कनकेव। मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यही वाला ऊपर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। चलो, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान देना, यूटिलिटी को दो तरह से मेजर कर सकते थे, इन केस ऑफ सिंगल कम्युनिटी, इन केस ऑफ मोर देन वन कम्युनिटी। सिंगल कम्युनिटी में था MUX इज इक्वल्स टू PX फॉर्मूला, और ये मोर देन वन कम्युनिटी मतलब टू कम्युनिटी वाले में था MUX बाई PX इज इक्वल्स टू MUY बाई PY इज इक्वल्स टू MUM। उसी से रिलेटेड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी टू कम्युनिटी वाले में आता है, तो उसका दूसरा नाम क्या है, इंक्रीजिंग यूटिलिटी, डिमिनिशिंग। ये इसको कहते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक गुड को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे को हम लोग ये करते हैं। द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट, साधारण यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कम्युनिटी इज नोन एज यूटिलिटी, इसलिए आंसर हो जाएगा यूटिलिटी। द प्रोपाउंडेड ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गोसेन। ध्यान देना, क्लास में बताए थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोला जाता है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा गोसेन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स एट ए पॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वल टू MU इज इक्वल्स टू प्राइस, अभी तुरंत बताए थे, जहां पे MUX इज इक्वल्स टू PX होगा, सिंगल कमोडिटी में वही इक्विलिब्रियम होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा MU इज इक्वल्स टू प्राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन
फंक्शन के लिए एफ होना जरूरी है, तो एफ बस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसी में ना है एफ, तो आंसर हो जाएगा ई। साधारण क्वेश्चन है। फॉर ए चेंज इन डिमांड विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो, फॉर ए चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड। अच्छा, डिमांड का क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये क्लास में भी करवाए थे, चार्ट भी बनाए थे, डायना जिसको बोलते हैं, ध्यान देना। डिमांड जो है ना दो कारण से चेंज हो सकता है, एक प्राइस, एक ड्यू टू अदर देन प्राइस। प्राइस जब चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और जब अदर देन प्राइस का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और क्या हो जाता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन, ये सब आ जाता है अदर देन प्राइस में। तो अगर प्राइस को छोड़कर और किसी भी फैक्टर से डिमांड मेरा चेंज करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन डिमांड, और अगर प्राइस के कारण डिमांड चेंज करेगा तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फॉर ए चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड, किसमें से चेंज इन डिमांड नहीं है, तो इन दोनों में चेंज इन डिमांड ही होगा। इसमें प्राइस वाले में होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से ए। चलो, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड निगेटिवली स्लोप्ड, ऐसे बनता है, ऐसे, तो ये निगेटिवली स्लोप्ड। विथ एन इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ विच गुड्स, इन्फीरियर, नॉर्मल, गिवन, ए एंड बी। इंफीरियर गिवन दोनों हो सकता, पर ए और सी ऑप्शन ही नहीं, तो क्या करें, इंफीरियर गिवन दोनों हो सकता, इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, पर दिक्कत है कि कौन सा लगाएं। इसके अंतर्गत ये आता है, आंसर सी कर लेना, ठीक। इसका ये पार्ट है ए। विच ऑफ द ये फॉलोइंग फिगर सोज, क्या बतलाता है, कितना बार इलास्टिसिटी, अभी तुरंत बताए थे, ऐसे जो रहेगा वो सबसे ज्यादा इलास्टिक, ऐसे जो रहेगा सबसे कम इलास्टिक, तो ये क्या बतलाता है ऐसे, तो ये सबसे ज्यादा इलास्टिक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक मिनट साहब, इसको बोल, अरे यार बैल है तो मिटता ही नहीं, तो ये हो जाएगा हाईली इलास्टिक, सॉरी हाई नहीं, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक डिमांड इज शोन बाय, इलास्टिक डिमांड इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ये। डेल्टा क्यू बाय क्यू बतलाता है क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, वो चेंज मतलब क्वांटिटी में चेंज बड़ा है प्राइस के चेंज में, इसीलिए इलास्टिक डिमांड। इसी को खाली इसमें सिंबल दे दिया, एक वर्ड दिया था ऊपर एक पुराने क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, नेचर कर सकता है, प्राइस, इनकम, ऑल ऑफ द अबव। चलो, a curve which rises first and starts declining after that is called start, तो टोटल टीपी, एपीपी, एपीपी, टीपीपी, एमपीपी, टीपीपी कौन सा कर्व होता है, टीपी होता है टोटल प्रोडक्शन। भाई इसका आंसर हमको नहीं पता, वो क्या कि एपीपी कौन सा, एपीपी तो कोई हमको कर्व, एवरेज प्रोडक्ट, तो पी फिर क्या हुआ, नहीं हमको भाई इसका आंसर नहीं पता। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज छूट गया इसीलिए ऑल ऑफ द अबव। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिलेटेड टू शॉर्ट रन, ध्यान देना दो तरह का रन होता है, एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसमें बोला जाता है, उसमें बोला जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, शॉर्ट रन में हम लोग को अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो केवल और केवल वेरिएबल फैक्टर को ही बढ़ा सकते हैं, फिक्स फैक्टर को नहीं बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन में अगर हमको प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो वेरिएबल एज वेल एज फिक्स दोनों फैक्टर को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है उधर लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होगा, शॉर्ट रन में वेरिएबल आता, ठीक। इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज बाय सेम प्रोपोर्शन एंड एज ए रिजल्ट आउटपुट इंक्रीजेज बाय ग्रेटर प्रोपोर्शन देन इट इज कॉल्ड, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान देना, एक ही अच्छा मिला। ये क्या हम सो बता देते हैं, जैसे मान लो इधर है लेबर
और इधर है आउटपुट, 1 2 3, ठीक। मान लो हम पहला लेबर लगाए ना तो मेरा आउटपुट 10 हुआ, दूसरा लेबर लगाए ना तो ये हो गया 22, तीसरा लेबर लगाए ना तो मान लो ये हो गया 70, ठीक। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहां से यहां एक लेबर लगाए तो 10 से 22 कितना से, अगर मान लो 0 लेबर था तो आउटपुट भी 0, 0 से 1 किए तो 10 से बढ़ा, 1 से 2 किए तो 10 से 12, मतलब पहले लेबर एक लेबर लगाए तो 10 से इजाफा हुआ, दूसरा लेबर लगाए 12 से इजाफा हुआ, तीसरा लेबर लगाए और ज्यादा से इजाफा हो गया। इसका मतलब हम इधर एक बढ़ा रहे हैं, उधर हमको ज्यादा रिटर्न मिल रहा, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये वही उसका इक्विल क्या बोलते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन वाले चैप्टर का है, ठीक। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, इसका शायद आंसर होगा इकोनॉमिक कॉस्ट। विच स्टेटमेंट ऑफ द विच, इसका एक बार 53 का देख लेना, शायद इकोनॉमिक ही होगा। विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए सी एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टी एफ सी माइनस, नहीं इधर ए है इधर टी है, कोई सवाल ही नहीं, ये नहीं है। ए सी इज इक्वल, ओ यहाँ भी नहीं होगा, कहे कि ए और यहाँ टी है, तीनों एक होगा तभी ये होगा। ए सी यहाँ भी नहीं है, देखो यहाँ ए है यहाँ टी है यहाँ ए है, ये भी नहीं होगा। ए देखो ये हो गया तुम्हारा आंसर, क्योंकि ए का मतलब होता है एवरेज, टी का मतलब होता है टोटल, तो बराबर होने के लिए एक ही जैसा ना होगा डिजाइन। व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफिनीशन क्या था, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, यही था मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफिनीशन। तो अल्टरनेटिव फॉरगॉन, अपॉर्चुनिटी लॉस, दो हो गया, सर का देखने का जरूरी भी नहीं। ऑल ऑफ द अबव, ए फर्म इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ ए गुड एट ए गिवन प्राइस, द फर्म ए मार्जिनल रेवेन्यू विल बी, देखो फिर वही ये मतलब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन का जो ग्राफ बताए थे कि फर्म को अगर आउटपुट बढ़ाना है तो प्राइस को घटाने का जरूरी नहीं है, तो इसीलिए फर्म अगर बोल रहा है कि कोई भी क्वांटिटी बेच सकता है गिवन प्राइस पे, तो इसका मतलब एम आर जो है वो किसके बराबर होगा, ए आर, क्योंकि उसमें लिखे थे पी इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू ए आर, ठीक। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए आर इज इक्वल्स टू एम आर। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए आर इज इक्वल्स टू एम आर, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर। अच्छा एक चीज बताते हैं, ये जो है ना ये इलास्टिसिटी को बतलाता है ये सब, तो ए आर इज इक्वल्स टू एम आर, एम सी एम आर, ये होगा आंसर। ऐसे ये दोनों हो सकता था, पर इसमें इलास्टिसिटी का जो ये दिया हुआ है ना, ये उल्टा इलास्टिसिटी का। अच्छा ये क्या बतलाता है ना, ई माइनस वन डिवाइडेड बाई ई, इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्लोप डाउनवर्ड होगा, उसी को ये बतलाता है। मतलब उसका समझो कि उसको क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, अरे यार, हाँ स्लोप ऑफ ये कर्व, उसी को ये इसका नाम दिया जाता है। ए आर इज सोन एन, एवरेज रिवेन्यू कैसे निकलता है, तो टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, सी हो सकता है आंसर। क्यों, क्योंकि अगर डेल्टा डेल्टा कट गया, टी आर डिवाइड, सी आंसर हो सकता है। बेसिक कंडीशन फॉर फर्म इक्विलिब्रियम, ध्यान देना, फिर वही वो ये वाला जो बनाए थे ना फोटो ऐसा, ये इसका दो कंडीशन था ना, एम आर इज इक्वल टू एम सी और दूसरा एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। तो पहला कंडीशन जो था उसी को बोलते हैं बेसिक कंडीशन, दूसरा को बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या था, ए सी, ये एम आर इज इक्वल टू एम सी, तो इसीलिए खोजो कहीं एम सी, यही तो है। हो रहा है रिकॉर्ड, हाँ। अगला, वो मेरा हाथ है, विथ विच कंडीशन फर्म विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। अरे यार ये कितना बार ही सवाल पूछेगा, अभी तुरंत, अभी दूसरा तीसरा बार, ये आंसर होगा इसका, मतलब सी, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों कवर्ड। ऑन विच कॉन्सेप्ट डज क्लासिकल व्यू पॉइंट डिपेंड, क्लासिकल व्यू पॉइंट सेज लॉज ऑफ मार्केट, परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। भाई इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूजन है हमको, ये देख लेना तुम लोग,
इसका आंसर हमको अभी एट प्रेजेंट याद नहीं है। 61 के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एन स्टेट ऑफ डिफिशियंट इन, अच्छा केन्स है तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ऑन विच कॉन्सेप्ट क्लासिकल व्यू पॉइंट डिपेंड्स अपॉन, यही क्वेश्चन उधर भी था ना, ये हमको परेशान कर रहा है जान के, ये दोनों का हमको ऐसे पता नहीं। अब आंसर अगर देख ले तो हम बता दें, आंसर तो होगा ही, कितना था नंबर, 63, 63 का डी, 63 का डी है भाई, ये ऑल ऑफ द अबव। अगला, वेज कट मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, हु पुट फॉरवर्ड दिस व्यू, ये इसका था पिग्यो का। इन किन्स व्यू पॉइंट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द एस्टैब्लिश्ड वेल, अच्छा ये एग्रीगेट डिमांड का क्वेश्चन है, एडी इज इक्वल्स टू एस, विच वन इज करेक्ट, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, वाई इज इक्वल्स टू एन, सी प्लस एस, सी प्लस आई, ये पढ़े भी थे, सी सी कट गया, एस इज इक्वल्स टू आई, आंसर हो जाएगा क्या, ऑल ऑफ द अबव। चलो विच वन इज करेक्ट, कौन सा, के, अच्छा के आ गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ध्यान देना, के इज इक्वल्स टू 1 बाई एम पी सी ने, के ये आंसर हो जाएगा, ठीक, ये 1 बाई एम पी एस, यही के ही यही होगा। अगला, केन्स डिराइव्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फ्रॉम कंस, ये हो जाएगा इनकम इन कंजम्पशन मल्टीप्लायर, द वैल्यू ऑफ केन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड अपॉन इनकम लेवल मार्जिनल, ये आंसर हो जाएगा एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब चूंकि इसका बड़ा बड़ा लॉजिक है तो इसीलिए यहाँ पे संभव नहीं है बता पाना, तो अब इसको अब आखिरी मौका पे रट ही लो, अब क्या करोगे अगर नहीं पता है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्लाइन ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, प्राइस लेवल फॉल ड्यू टू डिफिशिएंट डिमांड, प्रोडक्शन लेवल फॉल ड्यू टू डिफिशिएंट डिमांड, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एवर। डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एवर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड, अच्छा एट, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ध्यान देना क्लास में बताई थी, इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप दो तरह का होता है, एडीएस से रिलेटेड आखिरी वाला चैप्टर, एडीएस का आखिरी, विच वन इज द करेक्ट मेजर फॉर डिफिशिएंट डिमांड, फिस्कल मेजर, मॉनेटरी मेजर, दोनों से हो सकता है, ए एंड बी। कौन सा था, 72। अगला विच मेथड आ गया, सेंट्रल बैंक मनी एंड बैंकिंग, विच मेथड सेंट्रल बैंक एडॉप्ट फॉर कंट्रोलिंग क्वांटिटेटिव, ध्यान देना दो तरह का होता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, बैंक रेट, ओपन मार्केट, चेंज इन, ऑल ऑफ द अबव। डायरेक्ट टैक्स कौन सा, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, बोथ ए एंड बी होगा। चलो 75, इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय, कौन इशू करता है, तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बाद बाकी आरबीआई। कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ, रेवेन्यू बजट, वह नाम से ही पता चल रहा है कैपिटल, तो तुम क्या सवाल दे रहे हो। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स, कस्टम, ऑल ऑफ द अबव। ड्यूरिंग ब्रेटन वुड सिस्टम मोस्ट कंट्रीज हैड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक, फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन है, विच, अच्छा एक चीज बताते हैं, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन तो हमको कहाँ ये सब कभी पढ़े ही नहीं या एकदम आउट ऑफ पार्क लग रहा है, तो इसके लिए विशेष टेंशन नहीं लेना, बिहार बोर्ड तुम ही लोग को ध्यान में रखते हुए 150 ही बनाना, ठीक है, और ये भी नहीं है उसमें कि माइक्रो इतना मैक्रो इतना, तो अगर तुमको माइक्रो वाला ही सब बन जा रहा है वही बना देना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो मिक्स्ड रहेगा। तो अगर अब आखिरी 10-20-15 दिन बचा है उसमें परेशान हो गए तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं, इसीलिए ऐसा तो नहीं है कि हर क्वेश्चन एकदम बवंडर ही मचा देगा, तो जो वैसा क्वेश्चन जो तुमको लग रहा है एकदम अफलातून टाइप है उसको छोड़ देंगे भाई, 100 में से 50 ही बनाना है, काहे दिमाग लगा रहे बिना मतलब, ठीक है, कूल, पूरा साल नहीं पढ़े अभी पर क्या जो टेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिक रीजन ऑफ इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आंसर हो जाएगा इसका बिजनेस साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कौन सा नहीं आता है, तो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
तो ऑफिशियल डायरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। व्हाट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कॉल्ड, नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, तो इसको कहते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद है 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू पर्सनल माइनस डायरेक्ट, ठीक, डिस्पोजेबल प्राइवेट इनकम डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है पता है, तुम जो कमाए घटाओ खर्चा, उसके बाद जो बचा वो सरकार बोला लाओ टैक्स, तो उसके बाद जो बचेगा वही ना तुम अपना बाल बच्चा पे खर्च करोगे। मैंने बाल बच्चा मतलब मोबाइल वोबाइल कपड़ा पे, तो वही हो जाएगा। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगा, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वन टाइम वाइल कैलकुलेटिंग, अच्छा नेशनल इनकम, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ जीएनपी, जीएनपी के, अच्छा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, परचेज सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटी, नहीं क्योंकि एक बार हो चुका होता। इंटरमीडिएट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ओ, जीएनपी डिफ्लेशन, जीएनपी डिफ्लेटर, जीएनपी डिफ्लेटर, अच्छा है। नॉमिनल रियल ये हो जाएगा, नॉमिनल ऊपर रहता है, रियल नीचे रहता है। द फंक्शन ऑफ मनी इज मीनिंग ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑल ऑफ द मनी इज मैटर विच इज मेजर ऑफ वैल्यू एक्सेप्टेड आधार, सप्लाई ऑफ मनी, और सप्लाई ऑफ मनी वी मीन मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, मनी अवेलेबल विद द पब्लिक डिपॉजिट। अच्छा, ये याद है एक क्लास में था M1 M2 M3 M4 ऐसा कुछ करके, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्राइस, नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी, तो इसमें हो जाएगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्राइस स्टेबिलिटी, यूनिट ऑफ अकाउंट, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को मनी से कैसे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रेजेंट, हाँ आ गया, M1 M2 M3 हैज प्रेजेंटेड फोर मेजर ऑफ मनी सप्लाई, नेमली M1 M2 M1 इंक्लूड्स, अच्छा M1 के अंदर क्या आएगा, CDD, आंसर हो जाएगा 90 का D, ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, आज़ादी से पहले हुआ था, ध्यान देना 1935 साल वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, ध्यान रखना। मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक डेब्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये RBI वाला क्वेश्चन है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, नहीं यहाँ CRR दो बार नहीं होगा, ये होगा SLR, ठीक। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ये मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन फॉरेन स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, प्राइस स्टेबिलिटी, ऑल ऑफ दी, इसमें हो जाएगा ये। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया बिगेन इन, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म ये हो जाएगा 1991, क्यों होगा ध्यान देना, 1991 में ही तीन चीज हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसी केस में ये 1991 में LPG आया था, याद रखना LPG 1991 में आया था, उसी टाइम ये हुआ था। और 14 बैंक, ये भी घनघोर इंपॉर्टेंट है, ये 1969 कन्फर्म याद कर लो इसको। Who is the writer of book जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड क्या नाम है, मनी, तो इसका हो जाएगा केन्स हो जाएगा, हाँ। MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू MP1। द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज, मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इंडिविजुअल हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड है तो इसका मतलब मैक्रो है, इंडिविजुअल, पब्लिक, इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दीज। एक आखिरी MPC इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लायर के विल बी, क्या होगा, चलो ठीक बना ही लेते हैं। के का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल्स टू 1/MPS होता है, ये भी ऊपर एक क्वेश्चन भी था। और हम लोग जानते हैं कि MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर हमको MPC दिया हुआ है 0.5,
तो प्लस एम पी एस इज इक्वल्स टू क्या होगा 1, तो एम पी एस बराबर क्या होगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो 0.5 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1 डिवाइडेड बाई 0.5, ये डेसिमल हटाएंगे तो इनटू क्या हो जाएगा 100, इसका मतलब 10/5 आंसर हो जाएगा कितना 2। ठीक, तो ये था मतलब एमसीक्यू वाला क्वेश्चन। इसमें इकोनॉमिक्स में लॉन्ग आंसर में अगर लग रहा है लॉन्ग आंसर के किसी क्वेश्चन में डाउट, तुमको मैसेज कर देना, मतलब कमेंट बॉक्स। और अगर आगे सेट 1 सेट 2 सेट 3 भी चाहिए तो एक बार बता देना। धन्यवाद।